शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से सेना को हटाकर पुलिस को कानून व्यवस्था देने का प्लान है। बीजेपी ने अमित शाह के इंटरव्यू का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें अमित शाह ने पीओके को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर को पीएम मोदी ही बचाएंगे। अमित शाह ने यह भी कहा कि मोदी के पास कश्मीर के लिए विकास का पूरा विजन है। केंद्र का कश्मीर प्लान प्रधानमंत्री के जहन में और प्रधानमंत्री के लैपटॉप में जम्मू कश्मीर के विकास का पूरा विजन भी है और रोड मैप भी है। 370 हटने से टूटी आतंकवाद की कमर। धीरे 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 उनकी अंतिम अवस्था में है। जो इकोसिस्टम था उसको हमने बहुत समाप्त कर दिया है। पीओके पर अमित शाह की दो टूक। कि पूरी संसद का मानना है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और ये हकीकत है। अमित शाह के निशाने पर परिवारवाद। एनसी और पीडीपी, ये तीनों परिवारवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को रोका है। एक इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर पर केंद्र के प्लान को उजागर कर दिया। कश्मीर के विकास से लेकर कश्मीरी की परेशानी तक हर पॉइंट पर अमित शाह ने सरकार के विजन को सबके सामने रख दिया। 58,000 करोड़ रुपए की 53 योजनाएं जम्मू कश्मीर के लिए बनाई गई और लगभग 21,000 करोड़ की 9 योजनाएं लद्दाख के लिए बना गई। अब तक 53,000 योजनाओं का 45,000 से ज्यादा करोड़ रुपए का खर्च हो चुका है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद बदली कश्मीर की तस्वीर का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि कश्मीर के विकास में सबसे बड़ी बाधा हटने के बाद नए भारत का नया कश्मीर और कश्मीरी आजादी महसूस कर रहे हैं। इसी का असर है कि कश्मीर में पर्यटन बढ़ा है। कश्मीर शांति की ओर आगे बढ़ा है, टेररिज्म खत्म हो रहा है, 2 दरबार की परंपरा समाप्त हो चुकी है, पत्थरबाजी लगभग नहीं 0 हो चुकी है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो बन चुका है, जनता का पैसा जनता के पास पहुंच रहा है, पठानकोट की नाका परमिट समाप्त हो चुकी है। 33 साल के बाद आज जम्मू कश्मीर के अवाम रात्रि के शो में भी सिनेमा में पिक्चर का लुत्फ उठा रहे हैं। 30 साल के बाद मुहर्रम का जुलूस निकला है। अब वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार का शासन होगा। सुप्रीम कोर्ट की तय सीमा के मुताबिक कश्मीर में विधानसभा चुनाव 30 सितंबर से पहले होने जा रहे हैं। इसे लेकर सुरक्षा के लिहाज से तमाम तैयारियां दुरुस्त कर ली गई हैं। चुनाव अभी हो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया है कि सितंबर 31 के पहले विधानसभा के चुनाव समाप्त कर दिए जाए। स्वाभाविक है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कोई टाल नहीं सकता। विधानसभा के चुनाव भी सितंबर के बाद पहले ही समाप्त करने होंगे, तो वो हो ही जाएंगे। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र स्थापित करने का भारतीय जनता पार्टी का वादा है। मोदी जी ने पार्लियामेंट में वादे को सार्वजनिक किया है, मैंने भी पार्लियामेंट में वादे पर बल देकर कहा है। तो ये पत्थर पर लकीर है, मोदी का वादा पूरा होने के लिए होता है। अपने इंटरव्यू में अमित शाह ने कश्मीर के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी परेशानी अब तक कश्मीर में सरकार चलाने वाले तीनों परिवारों को बताया। अमित शाह ने दावा किया कि कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने कश्मीर में लोकतंत्र को दबाने का काम किया। हमारा उद्देश्य यही है कि ये 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, एनसी और पीडीपी, ये तीनों परिवारवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को रोका है, लोकतंत्र को नीचे पहुंचते तक रोका है। आज तक आजादी के इतने सालों तक, जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने, पंचायत के चुनाव नहीं हुए थे। अब 30,000 से ज्यादा जनता के प्रतिनिधि पंचायती चुनाव में हिस्सा ले चुके हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भाई। कश्मीर के विकास को लेकर सरकार के क्लियर विजन और 370 हटने का ही नतीजा है कि दशकों बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा स्थानीय पुलिस को देने की तैयारी है। जम्मू कश्मीर की पुलिस पहली बार इतनी मजबूत हुई है कि अब वो कानून व्यवस्था लागू कराने के लिए फ्रंट से लीड कर रही है।
निश्चित रूप से चुनाव के बाद इस पर हम एक एक्शन प्लान बनाए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले ही जम्मू कश्मीर का कानून और व्यवस्था की स्थिति होगी और धीरे धीरे ट्रूप बैरक में जाएंगे। ये हमारा एक डिजाइन बना हुआ है। हमने 7 साल का एक ब्लूप्रिंट बनाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को हम स्ट्रेंथी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस अब अपने पैरों पर खड़ी हुई है। ये कश्मीर के मजबूत पुलिसिया तंत्र को दिखाता है कि 7 साल में पहली बार केंद्र सरकार अफस्पा यानी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाने पर विचार कर रही है। अपने इंटरव्यू में अमित शाह ने इसे लेकर संकेत दिए। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू भी है जब इस तरीके के हालात बन रहे हैं तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिस तरीके से हमने देखा कि आपकी सरबराही में जो नॉर्थ ईस्ट वाला जोन था और कुछ इलाकों के अंदर था, वहां पर हालात ठीक हुए तो आहिस्ता आहिस्ता करके जरूर हम इस पर जरूर विचार करेंगे। इस पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी नॉर्मल स्थिति हो ही रही है और बहुत स्पीडीली इस पर विचार किया जाएगा। नजदीक के भविष्य में विचार किया। पीओके पर एक बार फिर अमित शाह ने दो टूक जवाब दिया। पीओके पर नापाक मंसूबे पाले बैठे पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। साथ ही पीओके में बसे मुसलमानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। इसकी पूरी संसद का मानना है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और ये हकीकत है, ये हमारा हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। और मैंने अभी अभी एक इंटरव्यू में कहा है कि वहां के मुसलमान भाई भी हमारे हैं, वो भूमि भी हमारी है, पाकिस्तान ने हत्या दी। अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में कश्मीर और कश्मीरी के विकास की तस्वीर तो रखी ही, साथ ही पीओके पर पाकिस्तान को भी जवाब दे दिया। पड़ोसी मुल्क बात पाकिस्तान की करते हैं, जहां पर 24 घंटे के अंदर 3 इलाकों में खूनी घमासान मचा रहा। डेरा गाजी खां, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बीते 24 घंटे के अंदर 2 बड़ी आतंकी घटनाएं हुई। खूनी मुठभेड़ हुई जिसमें पाकिस्तान की आर्मी को बुरी तरह से दहला दिया है। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान की आर्मी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ घुटनों पर नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा हुआ है कि चीन के होश उड़ गए हैं। चीन की राजधानी बीजिंग के अंदर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। बीते 10 सालों में चीन के नागरिक दुनिया में इतनी बेरहमी से कभी कहीं नहीं मारे गए। दरअसल पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में शांगला इलाके में एक बहुत बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है और इस हमले में कई चाइनीज नागरिक मारे गए हैं। जब हम वहां पे पहुंचे तो वहां पे हालात बड़ी खराब थी और बाद में जो है लोकल हल्का लोग पहुंचे ताउन के लिए। फिर उसके बाद रेस्क्यू टीम भी आई है और उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी आए। तो जब हमें पता चला जी कि ये चाइनीज के ऊपर ये धमाका हुआ है, चाइनीज की गाड़ी के ऊपर, और उसमें जो है 5 लोग हैं जहां बाक हुए। तो ये चाइनीज जो है ये दसू डैम के ऊपर दसू डैम में काम कर रहे थे। ये चीनी नागरिक पाकिस्तान के अंदर इंजीनियर का काम कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के मलकंद के पास पुलिस उप महानिरीक्षक ने बताया कि शांगला के बेशम शहर में उस गाड़ी पर हमला हो गया जिसमें चीन के नागरिक बैठे हुए थे। आतंकवादियों ने विस्फोटकों से भरी पूरी गाड़ी उस वाहन में ले जाकर टकरा दी जिसमें चीन के 5 इंजीनियर बैठे हुए थे। ये सभी चाइनीज इंजीनियर इस्लामाबाद से कोहिस्तान जा रहे थे। जैसे ये हमला हुआ, पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। पाकिस्तान को जख्म पर जख्म लग रहे हैं। पाकिस्तान हर रोज एक नए जख्म का आदी हो चुका है। पूरी दुनिया में कुछ घंटे पहले बलूचिस्तान के तुर्बत शहर में सिद्दीकी नौसैनिक अड्डे पर हमले की चर्चा हो रही थी। यह चर्चा खत्म ही नहीं हुई कि अब पाकिस्तान में नए आतंकवादी हमले की चर्चा शुरू हो गई है जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुआ है। पाकिस्तान के सभी जख्मों का हम सिलसिलेवार विश्लेषण करेंगे। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के एक बयान में कहा गया है कि सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान के तुर्बत शहर में नौसैनिक अड्डे PNS सिद्दीकी पर आतंकियों के हमले के प्रयास को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। पाकिस्तान की आर्मी ने डींगे मारते हुए कहा कि हमला 25 और 26 मार्च की रात को हुआ और तुरंत एक्शन लेते हुए हमले को नाकाम कर दिया गया था और 4 आतंकवादियों को मार दिया गया।
पाकिस्तान की सेना ने अपनी झूठी ताकत का वर्णन करते हुए इस बात को कोई तवज्जो नहीं दी कि फ्रंटियर कोर के 24 साल के जवान सिपाही नोमान फरीद को आतंकियों ने बेरहमी से मार डाला। नोमान फरीद मुजफ्फरगढ़ का रहने वाला था और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान में कार्यरत था। पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों को खत्म करने के लिए तुर्बत में इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। नौसेना बेस पर हुए इस हमले के एक हफ्ते पहले ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी पर भी हमला हुआ था। लगातार आतंकवादियों ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि शाहबाज शरीफ आतंकवादी हमलों को विफल करने के लिए सुरक्षा बलों की सराहना कर रहे हैं। अजीम कुर्बानियों के बाद और बेपनाह तवानाइयाँ खर्च करने के बाद और वसाइल खर्च करने के बाद इस दहशतगर्दी का वापस आना एक किसी भी अलमिया से कम नहीं। अब दोबारा इसका सर कुचलने के लिए हमारे यही शहीद और गाजी हथेली पे जान रखकर इनका मुकाबला कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में डेरा गाजी खान में भी भारी खूनी गदर मचा हुआ है। पाकिस्तान की सेना खोज खोज कर विद्रोहियों को मारने में जुटी है। पाकिस्तान ने तब यह दावा किया था कि इन हवाई हमले में तहरीके तालिबान के आतंकी कमांडर मारे गए थे, लेकिन तालिबान के नेतृत्व वाली अफगानिस्तान सरकार ने दावा किया था कि हवाई हमलों में 8 नागरिक मारे गए थे, जिनमें 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे। इसके बाद में अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने भी घोषणा की थी कि अफगान सेना ने हवाई हमलों के जवाब में सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया है। झड़प में पाकिस्तानी सेना का एक अधिकारी भी मारा गया, जबकि 3 सैनिक और 4 नागरिक घायल हो गए। अफगान सेना के एक सैनिक की भी इसमें मौत हुई थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान प्रांत में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार चाइनीज नागरिकों पर हमले करती रहती है। चीन का ही यह बयान था कि 2008 और 2009 में पाकिस्तान में चीनी राजनयिकों के अपहरण की योजना बनाई गई थी, लेकिन उन्हें रोक लिया गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 23 नवंबर 2018 को क्लिफ्टन, कराची में चीनी वाणिज्य दूतावास पर हमला किया था। हमले में 2 पुलिस अधिकारी मारे गए थे। 21 अप्रैल 2021 को क्वेटा में पाकिस्तान में चीनी राजदूत नोंग रोंग को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तानी तालिबान ने एक आत्मघाती बम विस्फोट किया था। बमबारी के दौरान नोंग रोंग होटल में थे, लेकिन वो बच गए। 14 जुलाई 2021 को खैबर पख्तूनख्वा में एक बम विस्फोट में 9 चीनी मजदूरों की मौत हो गई। यह हमला तब हुआ जब विस्फोटक ले जा रहा एक वाहन चीनी इंजीनियरों को एक निर्माण स्थल पर ले जा रही बस से टकरा गया। 20 अगस्त 2021 को भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ग्वादर में चीन के नागरिकों को ले जा रहे एक वाहन को निशाना बनाकर आत्मघाती बम विस्फोट किया था। इसमें 2 बच्चे मारे गए थे। 26 अप्रैल 2022 को कराची विश्वविद्यालय के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक आत्मघाती बम विस्फोट किया था, जिसमें 3 चीनी अधिकारी और उनके पाकिस्तानी ड्राइवर मारे गए थे। चीन के नागरिकों को पाकिस्तान के अंदर तालिबान और बलूचिस्तान दोनों के विद्रोही गुटों का हमला झेलना पड़ रहा है। तहरीके तालिबान इसलिए चीन के नागरिकों पर हमले करता है क्योंकि चीन के अंदर उइंगर रीजन में मुसलमानों के साथ टॉर्चर किया जा रहा है, जबकि बलूचिस्तान के विद्रोही संगठन इसलिए चीन को हटाना चाहते हैं क्योंकि चीन सीपैक के माध्यम से बलूचिस्तान के अंदर निर्माण करवा रहा है और वहां पर अपना स्थायी कब्जा बरकरार रखने की योजना पर काम कर रहा है। एक ट्वीट और एक सवाल और पूरी सियासत में बच गया बवाल। बवाल इसलिए क्योंकि एक महिला पर अभद्र टिप्पणी की गई। बवाल इसलिए क्योंकि एक महिला कलाकार पर बेहुदा बात की गई। वैसे भी चुनाव सिर पर है और सियासत में एक गलती दूसरे को मौका दे देती है, बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाता है। लेकिन चुनाव ना भी होता तो कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने जो कुछ लिखा तब भी उस पर बवाल होता, क्योंकि एक महिला होकर दूसरी महिला यानी कि कंगना रनौत पर जो कुछ भी लिखा गया वो बेहद शर्मनाक है।
हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत की तस्वीर के साथ ये पोस्ट किसी ऐरे गैरे या फर्जी अकाउंट से नहीं किया गया है। कंगना पर यह आपत्तिजनक पोस्ट देश के सबसे बड़े विपक्षी दल की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने किया है और उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये कि पोस्ट करने वाली खुद एक महिला है। होली के दिन कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से जैसे ही ये पोस्ट हुआ, पूरे देश में महिला सम्मान पर कांग्रेस एक्सपोज हो गई। यही वो सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें कंगना पर भद्दे कमेंट किए गए थे। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट को डिलीट किया और सफाई भी देने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इसे लेकर बड़ा डैमेज हो चुका था। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। अपने विवादित पोस्ट पर सुप्रिया श्रीनेत कितनी भी तरह की सफाई दें, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस का असली चरित्र यही है। वो संदेश खाली से हिमाचल तक महिला अपमान पर चुप्पी साध लेती है और अपनी सुविधा के अनुसार ही महिला सम्मान का ढोंग करती है। एक महिला को सम्मान किस तरीके से करना चाहिए ये कांग्रेस भूल गई है क्या? सिर्फ कंगना रनावत के ऊपर बोलना मतलब सिर्फ कंगना रनावत को टारगेट करना नहीं, इस देश की हर एक महिला जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है उसके ऊपर इस तरीके का विषय रखना मुझे लगता है बहुत ही शर्मदायक है। ऐसे पक्ष के सभी लीडर जहां पर 3-3 महिलाएं एक पक्ष को रिप्रेजेंट करती हैं, सम्मान किसे कहते हैं? अगर इनको सीखना है तो आदरणीय इस देश के प्राइम मिनिस्टर जी उनके पास जाके सीखना चाहिए। इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। कंगना के अपमान पर हिमाचल कांग्रेस भी बैकफुट पर है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कंगना को हिमाचल की बेटी बताकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन कंगना पर इस अभद्र कमेंट के बाद बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने इसे महिला के साथ ही पूरे हिमाचल का अपमान बताया। हिमाचल की बेटी है, हिमाचल में उनके माता पिता रहते हैं, उनके पिताजी जिला मंडी में उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो हिमाचल की बेटी है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और भद्दी टिप्पणी जो सुप्रिया श्रीनेत ने की है, इसके हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, और उनको ये मालूम नहीं है कि हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है। कंगना पर सुप्रिया के पोस्ट का मामला अब चुनाव आयोग तक भी पहुंच गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की है और मामले में कार्रवाई की मांग की है। ये आफ्टर थॉट और इस खबर